नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 को पास कर दिया है। इस बिल के जरिए अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी का कानूनी दर्जा मिलेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया था। इस पर 1 घंटे से ज़्यादा बहस हुई, जिसके बाद इसे वॉइस वोट से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने विदेशी अंशदान संशोधन बिल को लेकर हंगामा किया। उन्होंने FCRA बिल वापस लो के नारे लगाए। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर विरोध करते रहे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आज FCRA बिल पर लोकसभा में बहस नहीं होगी। ये बिल विदेशी अंशदान विनियम कानून में संशोधन से जुड़ा है, जिसे 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला बिल लोकसभा से पास कर दिया गया। लोकसभा में विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। FCRA बिल वापस लो के नारे विपक्षियों ने लगाए। हालांकि ओम बिरला लगातार विपक्षियों से नारेबाजी बंद करने की अपील करते हुए नजर आए, शांत रहने की अपील करते हुए नजर आए, लेकिन विपक्षी लगातार बिल वापस लो के नारे लगाते रहे। वहीं देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर जारी अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले 2 महीनों के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए देश की ऊर्जा सुरक्षा पर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारा कच्चा तेल भंडार पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार ने अगले 2 महीनों तक कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि देश की सभी रिफाइनरीज अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं ताकि ईंधन के उत्पादन में कोई कमी ना आए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्रूड इन्वेंट्री सफिशिएंट है और भारत सरकार ने अगले 2 महीने के लिए सफिशिएंट क्रूड के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। हमारी रिफाइनरीज उच्चतम स्तर पर चल रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुँच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल की दरों में कोई वृद्धि नहीं की। वहीं सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर 1 अप्रैल को वॉर लॉकडाउन नोटिस वायरल हुआ, जिससे लोगों में घबराहट फैल गई। अशोक चक्र और मंत्रालय जैसे प्रतीकों के साथ बनाया गया ये नोटिस पहली नज़र में आधिकारिक लगा, लेकिन बाद में ये अप्रैल फूल का मजाक निकला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लॉकडाउन की अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के स्तर पर किसी भी तरह के लॉकडाउन प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की। तो वायरल हुए इस नोटिस का फॉर्मेट और भाषा बिल्कुल सरकारी आदेश जैसी रखी गई थी, जिससे कई लोगों ने इसे बिना सत्यापन आगे फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि दस्तावेज को खोलने पर सच्चाई सामने आई। उसमें अप्रैल फूल लिखा हुआ था और साथ में एक इमोजी दिया गया था। इससे साफ हो गया कि ये महज मजाक के तौर पर तैयार किया गया फर्जी नोटिस था। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि लॉकडाउन की खबर पूरी तरह से झूठी है। सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस तरह की अफवाहें फैलाना गैर जिम्मेदाराना और नुकसानदायक है, ऐसा हरदीप सिंह पुरी ने कहा। तो PDF खोलने पर अप्रैल फूल का ये मैसेज निकला। तो ईरान युद्ध के बीच लॉकडाउन का ये फेक नोटिस वायरल हुआ है। शेयर PDF खोलने पर अप्रैल फूल का ये मैसेज निकला है। तो मंत्री ने लोगों से अपील की है कि इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं। इस तरीके की अफवाहें फैलाना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना करार हरदीप सिंह पुरी ने दिया। वहीं दक्षिणी फ्रंट पर हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम को इजरायली सेना ने मार गिराने का दावा किया है। IDF का कहना है कि एयर स्ट्राइक के जरिए इस हमले को अंजाम दिया गया। इजराइल ने इसे बड़ी सफलता बताया है। इससे पहले 22 मार्च को भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर को मार गिराया। इजरायली सेना के तहत माजदल सेलम इलाके में किए गए हमले में हिजबुल्लाह कमांडर अबू खलील बारजी को मार गिराया गया। इस हमले में 2 और लोग भी बताया जा रहा है कि उनकी भी मौत हो गई है। IDF की ओर से बताया गया था कि बारजी ने कई वर्षों तक रदवान फोर्स में कमांडर के तौर पर सेवाएं दी और हाल ही में उसने स्पेशल फोर्स की कमान को संभाला था। शफीउद्दीन
नसरल्ला का चचेरा भाई बताया जा रहा है। दोनों ने 1980 के दशक की शुरुआत में ईरान में एक साथ पढ़ाई की। नसरल्ला की तरह ही सफ़ीउद्दीन भी इजराइल और पश्चिम के कट्टर आलोचक रहे हैं। इनका ईरानी नेतृत्व के संग गहरा रिश्ता रहा है। हासिम सफ़ीउद्दीन कार्यकारी परिषद के प्रमुख के रूप में हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है। तो नसरल्ला की मौत के बाद सफ़ीउद्दीन को संगठन का सर्वोच्च नेता बताया गया, जो कि मारा गया। वहीं अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि नाटो से खुद को अलग कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसको लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मैं नाटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ईरान जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला करूंगा। एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो और अमेरिका के संबंधों की समीक्षा करने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नाटो कभी पसंद नहीं था, मैं इसे छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। इस पर ज़्यादा विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ईरान जंग खत्म होने के बाद इस पर फैसला सुनाऊंगा। ट्रंप ने इस दौरान नाटो को कागजी शेर बताया। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. वहीं 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिका इजराइल ईरान के युद्ध को अब 33 दिन हो चुके हैं और तीनों देशों से शुरू हुई इस जंग की चपेट में कई अरब देश भी आ गए हैं। इस बीच सीरिया ने जंग में शामिल होने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। सीरियाई राष्ट्रपति ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष पर बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने साफ तौर पर कह दिया है कि सीरिया इस लड़ाई में कूदने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक कि सीरिया पर सीधा कोई हमला नहीं होता तब तक सीरिया इस युद्ध से दूरी बनाए रखेगा। तो राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि युद्ध में उतरने का फैसला तभी लिया जाएगा जब हमारे पास कोई राजनयिक समाधान नहीं बचेगा। वहीं यूके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि यूके इस हफ्ते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के तरीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। वहीं ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण जंग अब रिहायशी और धार्मिक स्थलों तक पहुंच गई है। सुबह उत्तर पश्चिमी ईरान के जंजन शहर में हुए एक हवाई हमले में मशहूर शिया मस्जिद को निशाना बनाया गया। इस हमले में करीब 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। ग्रैंड हुसैनिया की इमारत, जो शिया लोगों के जमा होने और शोक सभाओं के लिए एक हॉल है, जंजन में फिरदौसी स्ट्रीट पर दुश्मन के सुबह के हमले के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। जंजन तेहरान के करीब 300 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित एक औद्योगिक प्रांतीय राजधानी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गुंबद और मीनारों के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। बीते कुछ दिनों में संघर्ष और तेज हुआ है और इसका असर अब आम नागरिकों तक भी साफ दिखने लगा है। इजराइल की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसके हमलों का निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने और हथियार बनाने से जुड़े केंद्र हैं। वहीं दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी द्वारा जारी समन की अवहेलना के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट से बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी किया। ईडी ने केजरीवाल पर पूछताछ के लिए जारी समन की अवहेलना का आरोप लगाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दायर की थी। हालांकि निचली अदालत ने केजरीवाल को बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से ईडी की उस याचिका पर उनका पक्ष जानना चाहा जिसमें आबकारी नीति मामले में समन जारी होने के बावजूद जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने के कारण उनके खिलाफ दर्ज 2 अलग अलग मामलों में उन्हें बरी किए जाने की चुनौती है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निचली अदालत के 22 जनवरी के आदेशों के खिलाफ ईडी द्वारा दायर 2 याचिकाओं पर आम आदमी पार्टी के नेता को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 29 अप्रैल के लिए तय की।
उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 60 लाख आपत्तियों में से लगभग 47 लाख आपत्तियों का निपटारा 31 मार्च तक कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने बताया कि उन्हें मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का लेटर मिला। इसमें बताया गया कि हर दिन लगभग 17.5 लाख से 2 लाख आपत्तियों को निपटाया जा रहा है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सभी लंबित आपत्तियों का निपटारा 7 अप्रैल तक पूरा होने की संभावना है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम तथ्यों और आंकड़ों से काफ़ी संतुष्ट हैं। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल को वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़े या हटाए नामों को सुधारने का अधिकार भी दिया। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ लोगों की अपील सुन रहे ट्रिब्यूनल नए दस्तावेजों को स्वीकार कर सकते हैं, हालांकि बिना वेरिफिकेशन दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वहीं सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल अंबानी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। आरोप है कि कंपनी ने एलआईसी को करीब 3,750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। सीबीआई ने केस 1 अप्रैल 2026 को दर्ज किया है। इसमें रिलायंस कम्युनिकेशन, अनिल अंबानी, कुछ अज्ञात सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामला साजिश, धोखाधड़ी, फंड के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े आरोपों से संबंधित है। सीबीआई के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन ने एलआईसी को कंपनी के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स में करीब 4,500 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए राजी किया। आरोप है कि यह निवेश कंपनी की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी देकर कराया गया। एलआईसी ने शिकायत फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर की थी, जिसे बीडीओ इंडिया एलएलपी ने 15 अक्टूबर 2020 को तैयार किया था। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कंपनी और उसके प्रबंधन ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए पैसों का गलत इस्तेमाल किया और फंड को अलग अलग कंपनियों के जरिए घुमाया। वहीं कोंडागट्टू आंजनेय स्वामी मंदिर के पास बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। मंदिर परिसर के नज़दीक श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए शेड का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे करीब 15 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के समय वहां दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और मंदिर प्रशासन ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। वहीं ग्रेटर नोएडा में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एयरपोर्ट पर ड्यूल सब स्टेशन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे बिजली सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित और निर्बाध रहेगी। अधिकारियों के अनुसार कमर्शियल फ्लाइट संचालन शुरू होने से पहले ये पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाएगा। वर्तमान में एयरपोर्ट को लगभग 6 MVA बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 MVA और वर्ष 2027 तक 93 MVA तक किया जाएगा। बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यहाँ 220 kV का सब स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। ड्यूल लाइन सिस्टम के तहत अगर एक लाइन किसी कारण से बाधित होती है तो दूसरी लाइन से तुरंत बिजली आपूर्ति जारी रहेगी। इसके अलावा आपात स्थितियों से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT भी तैनात की गई है। यमुना क्षेत्र की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सेक्टर 32 में 400 kV सब स्टेशन स्थापित करने की योजना भी बनाई गई है। वहीं मुजफ्फरनगर जनपद में स्टंटबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला नई मंडी क्षेत्र के पचेंडा कला का है, जहां एक बारात के दौरान युवकों ने खतरनाक स्टंटबाजी कर कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल गाड़ियों के लंबे काफिले के बीच कुछ युवक चलती गाड़ियों पर खड़े होकर और लटककर स्टंट करते नजर आए। इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला चर्चाओं में आ गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्टंटबाज अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इस तरह की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस की तरफ से लगातार सख्ती के बावजूद स्टंटबाज बेखौफ नजर आ रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के लज्जापुरी क्षेत्र में अपना सामाजिक संगठन की तरफ से भगवान महावीर स्वामी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने भगवान महावीर स्वामी के जीवन और उनके सिद्धांतों पर विस्तार से प्रकाश डाला। संगठन के सदस्य जतिन आजाद ने बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने 5 प्रमुख सिद्धांत अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के माध्यम से विश्व को शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं एडवोकेट ललित कुमार ने कहा कि भगवान महावीर स्वामी ने मात्र 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त कर त्याग, साधना और सत्य का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों ने उनके आदर्शों को अपनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। इस मौके पर नरेंद्र, अनुज, अविनाश राणा, राज, पिंटू, राहुल, अभिमन्यु, संदीप, सचिन, सागर,
रोहित, लक्की, बंटी, मनोज, अर्जुन सहित अनेक लोग मौजूद रहे। उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस की सख्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने पटाखा छोड़ने वाली बुलेट बाइकों पर कार्रवाई करते हुए 2 बाइकों को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि ये बाइक चालक साइलेंसर में बदलाव कर तेज आवाज़ के साथ पटाखे जैसी ध्वनि निकाल रहे थे, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही थी और सड़क सुरक्षा पर भी खतरा बना हुआ था। पुलिस ने मौके पर दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया और चालकों पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही दोनों वाहनों का चालान भी काटा गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी और मॉडिफाइड साइलेंसर का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है और आगे भी ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस कार्रवाई से क्षेत्र में संदेश गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। वहीं गाजियाबाद के पटेल नगर स्थित एक गैस एजेंसी पर बुधवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे इलाके में अव्यवस्था का माहौल बन गया। घरेलू गैस सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े नजर आए। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन गैस सिलेंडर की सप्लाई बेहद धीमी गति से हो रही है। इस कारण उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है और मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि गैस सप्लाई बढ़ाई जाए और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। फिलहाल मौके पर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। मेरा 25 तारीख दिन से ही अपना लारा लप्पा दे रखा। 8 दिन पहले बोले 5 दिन में मिलेगी, फिर लगे 8 दिन में मिलेगी। रोज कल भी आया, परसों भी आया, 3 दिन से धक्के खा रहे हैं। और यहाँ पे खूब दबा के जो है होटलों वालों को इधर उधर सब जगह ब्लैक कर रहे हैं। एक गाड़ी भर के उतर गई है, दूसरी गाड़ी लगी है, वो भी आधी हो गई और अभी पब्लिक पूरी खड़ी है यहाँ से वहां तक। पटेल नगर के सामने कभी तो सर्वे डाउन हो रहा है इनका, कभी जी तुम्हारा ओटीपी नहीं आ रहा, कभी 100 बहाने दुनिया भर के लगा रखे। यस 6 बजे से बताए तो अभी तक लाइन ही नहीं है नंबर। गैस वाला सर्वर डाउन है, अब देखो कब तक मिलेगा सिलेंडर। कम से कम 4-5 घंटा हो गया, 5 घंटे को पूरा 12 तो 12:30 बज गया। अब मिलेगा ना, अब तो देखो कभी खत्म हो जाएगा। 3 दिन से परेशानी आ रहा है। 20 तारीख को मैंने बुक कर रखा, 20 तारीख से सिलेंडर मिल रहा है। आज थी 1 तारीख। वहीं मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में पिता, पुत्र और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार की महिला सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार परिवार बघरा से हैदरनगर जलालपुर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में कल्याणकारी कन्या इंटर कॉलेज की बस ने उनके वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायल महिला को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस चालक को हिरासत में ले लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोग गहरे सदमे में है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। मुश्किल